जय सिया राम। तो आज की वीडियो में हम जो है सेट 5 करेंगे केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट तो है ही नहीं सिलेबस में। 6 क्वेश्चन है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। ठीक है, पिछले सेट में भी क्वेश्चन था। तो 180 ग्राम है, जल का अणुभार होता है 18। 18 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मोल। अगला है कि अभिक्रिया A+2B से उत्पाद, इसके लिए वेग स्थिरांक समीकरण ये दिया है और अभिक्रिया की आणविकता पूछी है। तो अभिक्रिया की आणविकता होती है कि जो अभिक्रिया की संतुलित समीकरण है उसमें कितने अणु अभिकारकों के भाग ले रहे हैं। इसमें A का 1 अणु है और B के 2 अणु है। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 3 होगी। अगर हमसे अभिक्रिया की कोटि पूछता तो अभिक्रिया की कोटि के लिए हम जो वेग की जो समीकरण है उसमें अभिकारकों की घातों का जोड़ करते हैं। यहाँ भी एक्चुअली इसकी कोटि भी 3 ही आ रही है। ठीक है, इसकी घात 1 इसकी घात 2। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड जो है मेथिल अल्कोहल बनाता है और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, यानी मेथनोइक अम्ल का सोडियम सॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। अगली अभिक्रिया दे रहा है कि प्राथमिक एमीन RnH2 इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ और आइसोसाइनाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो आपको पता होना चाहिए ये अभिक्रिया कौन सी है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, ओके। कह रहा है ग्लूकोज के कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुका है। प्राथमिक एल्कोहलिक समूह CH2OH वाला जो होता है, OH वही प्राथमिक होता है। तो एक होते हैं प्राथमिक एल्कोहलिक समूह। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि दो द्रव है A और B, उनके वाष्प दाब जो है वो है 80 mm और 60 mm। ठीक है, A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? देखिए, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, कुल वाष्प दाब, वो होगा A के मोल और जो है A का वाष्प दाब प्लस B के मोल इंटू B का वाष्प दाब। ठीक है, क्या ये राउल्ट का नियम है। ओके, तो यहां से निकालेंगे। अब जो है A के मोल कितने दिए हैं? A के मोल है 3 और B के मोल कितने हैं? B के मोल है 2। तो A का जो मोलंश होगा वो होगा A के मोल और बटे में कुल मोल, यानी A के B मोल प्लस B के मोल, यानी 3/3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही जो B का मोल अंश हो जाएगा वो हो जाएगा B के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है हम रख देंगे। P बराबर A का मोल अंश है 3/5 और जो A का वाष्प दाब था वो था 80 mm प्लस B का जो मोल अंश है 2/5 और इसका वाष्प दाब था 60 mm। तो यहाँ पे वैल्यूज कितने आ जाएगी? 16 × 48 प्लस 12 दूनी 24 mm, यानी कि 24 दूनी 48, 24 × 72 mm। ये जो होगा कुल वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब यही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है राउल्ट के नियम से। और तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? व्याख्या कीजिए। तो सिल्वर नाइट्रेट में देखो, अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे तो उसमें कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर आता है। ठीक है, यानी कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है। तो जब कॉपर मिलाएंगे तो वो सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, तो इसलिए जो घोल होगा उसका रंग नीला हो जाएगा। और इसका समीकरण जो है कुछ ऐसे है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें हम डाल लेंगे कॉपर, ये लेंगे ट्वाइस, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव बनेगा, ये Ag तो 1 पॉजिटिव होता है, CuNO3 का ट्वाइस और प्लस 2 Ag। ठीक है, असल में ये अभिक्रिया जो है इसके साथ मेरी एक याद जुड़ी है कि जब मैं 7th क्लास में था, ठीक है, तो तब मैंने पहली बार ये समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण देखी। तो जो मैंने जीवन में शायद पहली रासायनिक समीकरण देखी होगी कुछ, उनमें से ये एक समीकरण थी। ठीक है, वो भी यही था कि जो है कॉपर मिलाते तो उसका रंग नीला हो जाता है। कुछ ऐसे ही समीकरण थी। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर डिप करते हैं
ये तो मतलब बहुत ही छोटी क्लास का एक्चुअली क्वेश्चन है। तो कॉपर जो है ज्यादा क्रियाशील है इससे, ठीक है, इसलिए जो है कॉपर जो है ऑक्सीकृत होकर ये बना लेगा, और जो सिल्वर का अपचयन हो जाएगा, सिल्वर अपना अलग बैठ जाएगा, ठीक है। और जो इसका जो रंग होता है, ठीक है, नीली पेन से हम लिख रहे हैं, इसका रंग होता है नीला। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ये कि इसलिए रंग नीला हो जाता है। तो जो है आगे देखो, ये क्वेश्चन कटा है, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, ये क्वेश्चन कटा है। उसके बाद 3 का क्या क्वेश्चन है कि उपसह संयोजन यौगिक CuNH3 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है जी क्वेश्चन भाई, अमोनिया की तो कितनी होती है, 0 होती है। अब SO4 क्या होता है, -2 होता है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कर लो, ये x रखना प्लस ये 0, -2 बराबर 0, तो x क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ओके, तो जो है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ओके जी, तो इधर पहले हम ग्लूकोज लिखते हैं, CHO CHOH, ये चीज़ है 4 बार, और फिर नीचे CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज क्या करेगा, मतलब जो ब्रोमीन जल इसको ऑक्सीकृत करवा देगा, ठीक है। ब्रोमीन जल जो होगा वो एक बहुत ही कमजोर ऑक्सीकारक होता है, ठीक है ना। वो जो है एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीकृत कर सकता है, कीटोन्स को तो नहीं कर सकता। ओके, तो क्योंकि ब्रोमीन जल इसको ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देता है, इसका मतलब इसमें ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं, ठीक है। इसका ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा, COOH, ग्लूकोनिक एसिड, और CHOH की थ्राइस, और CH2OH, ठीक है। ये अभिक्रिया है, CHO ऑक्सीकृत होकर COOH हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीनर्स्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी उपयोगिता बताइए। तो नीनर्स्ट समीकरण क्या होती है हमारी, ई सेल बराबर, थोड़ा सा क्लियर हो गया, थोड़ा सा जूम ही कर लो, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT बटा NF और log Q, ठीक है। ये होती है नीनर्स्ट समीकरण। और इसकी उपयोगिता क्या है कि गैर मानक परिस्थितियों में, ठीक है, मतलब जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, सांद्रता 1 मोल पर लीटर ना हो, गैर मानक परिस्थितियों में जो हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, किसकी मदद से, नीनर्स्ट समीकरण की मदद से, ठीक है। आप लोगों लग रहा होगा इतना मतलब छोटा सा बस समीकरण लिखो, और भाई क्या बताऊँ, जब इन्होंने पूछा ही इतनी सी बात है। डोंट वरी अबाउट इट, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। इसमें समीकरण लिखो नंबर पाओ, समीकरण लिखो नंबर पाओ, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण से कर लो ये सब कुछ जो जो भी है, नंबर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में, ठीक है जी। अब अगर जो है R की वैल्यू हम रखें इसमें, और T जो है ले ले हम 298 केल्विन, F जो है वो एक फैराडे, एक फैराडे होता है 96,500 गुलाम के लगभग, वो सब वैल्यू रखे तो ये ही नए नए समीकरण ये बन जाती है। ये 9 है, लो क्यों, ठीक है। और ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस में हम जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं इसी का यूज करते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू भी ज़्यादातर में तो 2 होती है, डिफरेंशियल सेल के क्वेश्चन देते हैं, और ठीक है, क्यों की लोग क्यों की रख के वैल्यू, और बस सिस्टम है, ठीक है। एक चीज़ और, जो यहाँ पे ये लोग है ना, ये एक्चुअली लोग बेस ई है, यानी ln है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू ये आई है ये है लोग बेस 10, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ln क्यों लिखे, नेचुरल लोग, ठीक है, यानी लोग बेस ही, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, अब जो यह क्वेश्चन है कि एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एसिटिलीकरण क्या होता है, एसिटिलीकरण जो है एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसमें जो है हम बेंजीन रिंग में एसिटिल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करवाती है ये रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अगर सिंपल बेंजीन ले,
इसकी रिएक्शन हम करवाए CH3COCl से। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या बनेगा, एक H जो है हटेगा, उसको रिप्लेस करेगा, HCl निकलेगा, और जो है बेंजीन रिंग पे ये COCH3 इंट्रोड्यूस हो गया, COCH3। ठीक है, क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। तो ये जो है एसिटिलीकरण है, एसिटिलीकरण। अच्छा, हम फिनोल ले लेते हैं। ठीक है, तो फिनोल में क्या होता है, CH3COCl, ऑर्थो पैरा भी उत्पन्न बनेंगे, है जी। तो फिनोल में ऑर्थो पे या पैरा पे, COCH। ठीक है, तो ये एसिटिलीकरण या कहीं कहीं एसिलीकरण भी लिखा होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो ये समीकरण है हमारी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। और ये क्वेश्चन जो हमने पहले सेट में भी किया था, किसी में पहले, इससे पहले, क्योंकि ये हो रखा है। ठीक है, क्या होता है प्रोटीन का विकृतीकरण, अगर हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, उसमें एसिड बेस डाल दे या यूवी रेज या एक्सरे डाल दें, उस वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। ठीक है, इस चीज को हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन की 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री संरचना है वो भंग हो जाती है। ठीक है, और केवल उसकी प्राथमिक संरचना बचती है। ठीक है, प्राथमिक संरचना अनचेंज होती है। ठीक है, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जो भी प्रोटीन है वो आगे सिंपल 1 डिग्री बन जाएगा। और जो प्रोटीन है जब वो विकृतीकरण हो जाता है तो वो एविले हो जाता है। ठीक है, एविले मतलब अब वो जो है घुलता नहीं जल्दी। एग्जाम्पल है इसका, अगर हम अंडे को उबाल देते हैं तो ये भी प्रोटीन के विकृतीकरण का, मतलब अंडे को उबालते पता कम से जाता है ना, एक्चुअली हम तो अंडे वंडे से दूर ही रहते हैं, बट यू सी। ठीक है, और नॉर्मली जो प्रोटीन का विकृतीकरण है वो अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, मतलब हो तो गया विकृतीकरण, बट अब उसको उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, तो है क्या, अगर उसको गरम वरम कर दिया, एसिड बेस डाल दो, तो वो जैविक सक्रियता खो देता है। इस चीज को प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं। ठीक है, विकृतीकरण। इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री स्ट्रक्चर भंग हो जाते हैं, केवल 1 डिग्री स्ट्रक्चर है जो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, और प्रोटीन आयाविल्य हो जाता है, स्कंदित होकर बैठ जाएगा, अपना अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका अंडा उबालना। और जो प्रोटीन का विकृतीकरण है वो अनुत्क्रमणीय होता है सामान्य। एक दो केस होगा कोई जिसमें होगा वो रिवर्सिबल। ओके, एक एग्जांपल मिल्क से दही जमना भी इसका ही है, प्रोटीन का विकृतीकरण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10, इसका मतलब है मोलरता 1/10। ठीक है, यानी मोलरता 0.1 है। विलियन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू दे दी 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन मोल। ओके, हम अभी करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रासरण दाब पाई बराबर होता है ICRT। ठीक है, और यूरिया जो है वो विद्युत अपघट्य है नहीं, इसके लिए आई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यूरिया के लिए। वानटाप गुणांक, मतलब ये आयनों में विघटित नहीं होगा। ठीक है, यूरिया। अब सी सांद्रता कितनी दिया है इसने, m/10 विलियन दिया है नहीं, m/10 विलियन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/10 यानी कि 0.1 मोल पर लीटर। ओके जी। तापमान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 300 केल्विन। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो पाई बराबर सी की वैल्यू 0.1 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। गुणा करते हैं इनकी, इसको तो एक जीरो यहाँ से हटा के इसको 1 लिख लेंगे, और एक जीरो से इसको 0.8 हो जाएगा, ये 821 इंटू
क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 3 24, 2.463 ATM वायुमंडल दाब। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसा ही हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है N2O5 से 2NO प्लस 1/2 O2। ठीक है, यानी N2O5 गैस ऑक्सीजन में, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है शायद इसका नाम, इसमें टूट रही है। तो N2 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, जो कि 60 मिनट के बाद जो है ये बच जाती है 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर रह गई। ठीक है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ओके, तो इसको ये क्वेश्चन जो है पहले सेट में भी आया हुआ है, और यहाँ से हमें बस और कुछ नहीं, बस ये log 6.2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो उसने वहाँ क्वेश्चन में दी नहीं है। ठीक है, देनी चाहिए थी इसको। log 6.2 की वैल्यू है लगभग 0.7924, तो 0.8 ले लेंगे हम, तो कह देंगे तुमने ढंग से दी ना थी, है नहीं, तो इतना तो गुणा में चलता ही है। ओके जी, तो जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो एक्सप्रेशन है वो ध्यान रखेंगे, के बराबर 2.303 बटा टी लोग प्रारंभिक सांद्रता ए नोट बटा अंतिम सांद्रता ए। ठीक है जी, लोग बेस्ड है। ओके, ये जो है प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक में और जो गैस जितने भी समय में अभिक्रिया उनके बीच में रिलेशन है। तो इस अभिक्रिया के लिए इन्होंने हमें जो है समय दिया है 60 सेकंड, तो हम 60 मिनट सॉरी, तो यानी उत्तर जो होगा मेरा उसकी यूनिट होगी मिनट इनवर्स बटे 60 लिखेंगे। लोग बेस 10, यहाँ पे ऊपर है सांद्रता 1.24 गुणा 10⁻⁻2 और नीचे है 0.2 गुणा 10⁻⁻2, तो इससे कैंसिल होके, ठीक है जी, 2.303 बटे 60 गुणा यहाँ पे लोग बेस 10 आ जाएगा 6.2, और जिसका जो मान है हमने बताया था अभी आपको, हम लेंगे कितना लेंगे, हम लेंगे 0.8। ठीक है, अब जो है गुणा कर देंगे हम, देखो इसको 4 से काटेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 0.2 बचेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, अब इसको 2.303 को 2.3 मान लेते हैं, 2.3 की 2 में गुणा करेंगे तो 4.6 हो जाएगा, 4.6। ठीक है, अब ये जो है 0.2 था यहाँ, तो 2 तो था नहीं, तो 10⁻⁻1 एक बच जाएगा। ठीक है, इसको भी 40 से लिख लेते हैं, 40 गुणा 10⁻⁻2 और बटे में 15 है, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 दिए 45, बचा 1 पॉइंट लगाए, 0 लगाए, फिर जो है बन गया वो 100, 15 छिक्का 90, और बस इतना लिख देंगे, बहुत बढ़िया, गुना 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो जो है इस चीज़ पे फोकस करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कार्यक्रम बढ़िया होगा। ठीक है, देख लो आराम से, ठीक है, चेप लो। तो आज के वीडियो में हम करेंगे यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है। इसके बाद जो है अगर अगली सेट आगे पढ़ना है तो अगली वीडियो देख लो, या फिर जो भी आपको पढ़ना है सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो, बोलते रहो जय सिया राम। ठीक है, तो जय सिया राम, पढ़ो लिखो ऐश करो, फ़ोन कम चलाइए। ठीक है, पढ़ लिख के अपना ये फ़ोन रख दिए भाई, और जो है लगा रहे पढ़ाई में। ओके।
ऑल द बेस्ट, जय सिया राम।